बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक जानिब हुकूमत मुसलसल ये कोशिशें कर रही है कि मईशत में इस्तेहकाम लाया जा सके, जबकि दूसरी जानिब लाहौरियों के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी है। नान भाइयों ने आटा महंगा होने की सूरत में नान रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया। इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ शहराम खालिक। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुंदस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे डेंगू की। मुल्क में डेंगू के वार मजीद खतरनाक। कराची डेंगू का गढ़ बन गया है। एक रोज में 400 के करीब अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बीमार पड़ने लगे। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। कराची के किसी भी इलाके में मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू नहीं की जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के हमले तेज। गुज़श्ता रोज 274 केसेस रिपोर्ट हुए। एक लड़की दम तोड़ गई। पंजाब में 215 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई है। लाहौर में 105 और रावलपिंडी में 54 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। रोजाना 300 से 400 अफराद डेंगू के डंग का शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। रवा बरस में प्लेटलेट्स बिल्कुल ख़त्म होने से 11 अफराद लुकमा अजल बन चुके, जबकि हज़ारों अफराद घरों और अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। कराची में डेंगू के वार शहरी होने लगे शिकार। शहरी कायद में डेंगू मच्छरों की बहुतात। दिन हो या रात डेंगू मच्छर कर रहे हैं वार। रोजाना तकरीबन 300 से 400 अफराद डेंगू का शिकार होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ गया है। डेंगू मच्छरों के वार से इजाफे के बावजूद इनके खात्मे के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए जा रहे। शहर के किसी भी इलाके में मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से डेंगू और दीगर मच्छरों की अफजाइश में रोजाना इजाफा हो रहा है। मरीजों और इनके तीमारदारों को इलाज मुआवजे में भी शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। कई अस्पतालों में मरीजों को लगाने के लिए प्लेटलेट्स भी दस्तयाब नहीं। मैं जब अपने बच्चे को घर से लेके निकला था मंडे के दिन, तो मेरा ख्याल से कराची का मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। प्राइवेट गया, गवर्नमेंट गया, कहीं पे भी बेड अवेलेबल नहीं है। ये काम है हमारी हुकूमत का, सिंध गवर्नमेंट का, कि गली मोहल्लों के अंदर स्प्रे कराएं, जिसकी वजह से ये मर्ज कम हो तो ऑटोमेटिकली लोग अस्पताल से अपने घर पे ही रहेंगे, आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन्हें। सरकारी जराये के मुताबिक रवा बरस हजारों अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो चुके हैं और ये सिलसिला रोज ब रोज बढ़ता ही जा रहा है। रवा बरस अब तक 11 अफराद डेंगू का निशाना बनकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। इब्राहिम रिंद, 92 न्यूज़, कराची। नाजरीन, मुल्क में डेंगू के वार मजीद खतरनाक हो गए। लाहौर में 105 और रावलपिंडी में 54 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदगान। लाहौर से सुलेमान चौधरी और रावलपिंडी से साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं सलमान से। सलमान, ये बताइएगा, लाहौर में डेंगू के कितने केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अस्पतालों में इंतजामात कैसे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जो है वो महकमा सेहत का ये कहना है कि यहाँ पर जो बारिश की वजह से जो डेंगू केसेस हैं उसमें इजाफा होना शुरू हो चुका है। अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 105 नए केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद लाहौर में जो है वो 1889 जो केसेस हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर डेंगू लार्वा की बात की जाए तो 91,000 जो इंडोर और आउटडोर का मकामात है वहाँ पर सर्विलेंस की गई है, जिनमें जो है वो 926 मकामात लाहौर के ऐसे पाए गए जहाँ पर जो है वो डेंगू लार्वा पाया गया था। महकमा सेहत की टीमों ने जो है वो उसको मैकेनिकल तरीके जो है वो तलब कर दिया गया है। और रवां साल में डेंगू लार्वे की बात की जाए तो इंतजामिया का यह कहना है कि 1 लाख से ज़्यादा ऐसे मकामात जो इंडोर और आउटडोर हैं वहाँ पर सर्विलेंस की गई, तो वहाँ पर जो है वो डेंगू लार्वा पाया गया है, जिसके बाद जो है वो 3,000 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ जो इस्तेदाद डेंगू एक्ट जो है उसके तहत FIR का दर्ज कराया गया है, जबकि 900 से ज़्यादा जो अफराद हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अस्पतालों की बात की जाए तो इस वक्त लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 168 मरीज जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। जो हमारी महकमा सेहत से बात हुई, उनका ये कहना है कि लाहौर में जो है वो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो इस बात का खदशात मौजूद हैं कि रवां साल जो डेंगू के केसेस हैं वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही रहेगा। रुक करते हैं साजिद का। साजिद, आप बताएगा रावलपिंडी में डेंगू के वार किस कदर लोग को मुतासर कर रहे हैं? देखिए, रावलपिंडी में भी जो दीगर पाकिस्तान के शहर हैं उससे कोई सूरत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गैर मामूली जो है वो
پیشنٹس ڈینگی کے لائے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی کے الائڈ ہاسپٹلس کی بات کی جائے تو اب تک 1403 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کی اگر بات کی جائے تو 68 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو 1456 کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کی اگر بات کی جائے تو 73 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور وفاقی دارالحکومت میں 5 جبکہ راولپنڈی میں 2 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں ڈینگی کے باعث۔ اور جو ہاسپٹلس کی کنڈیشن ہم دیکھ رہے ہیں وہ انتظامات خاطر خواہ ہے، بہترین انتظامات ہیں، مگر عوام ہم دیکھ رہے ہیں شہری جو ہیں وہ اس طریقے سے آگاہی کے باوجود بھی بہت زیادہ سنجیدگی دکھانے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے، خاص طور پہ جو گھروں کو جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو پانی نہیں ہونا چاہیے گھروں میں، اور جو ٹھیک ڈینگی ہے کے جو ساجد، مقامات بہت شکریہ آپ کا۔ سلمان آپ کا بھی بہت شکریہ ڈینگی کے متعلق آگاہ کرنے کے لیے۔ اسی متعلق مزید بات کریں گے ناظرین۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں، عام بخار اور ڈینگی میں فرق کیا ہے اور ڈینگی کی خاص علامات کیا ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ڈینگی کی علامات۔ ڈینگی مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماری ہے جو ڈینگی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈینگی میں بظاہر معمولی بخار ہوتا ہے جو بگڑ جائے تو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈینگی کی علامات میں سر درد، تیز بخار اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ ڈینگی کے مریض کو ڈائریا اور متلی کی کیفیت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ آنکھوں میں درد اور غنودگی بھی ڈینگی کی علامات میں سے ہیں۔ زیادہ شدید صورت میں جسم پر دھبے اور خراشوں جیسے نشانات بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی میں بیان کردہ علامات میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ علامات ظاہر ہوں تو فوری قریبی اسپتال یا ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ماحول کو صاف رکھیں اور احتیاط کریں۔ اور ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی ڈینگی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ستمبر اور اکتوبر کا مہینہ ڈینگی کے لیے موزوں ہونے کے باعث آئندہ دنوں میں کیسز بڑھ سکتے ہیں۔ پیمز کی فوکل پرسن برائے انسداد ڈینگی ڈاکٹر شفاعت نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا ہے، آپ بھی دیکھیے۔ پورے پاکستان میں ڈینگی کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے اسلام آباد میں بھی جو ہے اسی سپیڈ سے جو ہے ڈینگی کے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے اس پر ڈینگی کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں جو کہ ڈینگی کلینکس اور ڈینگی رجسٹریشن کاؤنٹر کے نام سے ہیں۔ لیبارٹری کے اندر ڈینگی کے لیے الگ سے کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی ارجنٹ بیسس پہ امیڈیٹ رپورٹس جو ہے وہ ہمیں درکار ہوتی ہیں تاکہ ہم ان کا جو ہے ٹائملی علاج کے حساب سے جو ہے وہ ڈیسیجنس لے سکیں۔ ہمارے کاؤنٹرز پر ڈے بائی ڈے رش بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے سپتمبر اور اکتوبر ہمیشہ سے پیک منتھس جو ہیں وہ رہے ہیں، تو ہمارے جو کاؤنٹرز ہیں، ہمارے پاس جو ڈیلی کاؤنٹر پہ جو اٹینڈنس ہے ڈینگی پیشنٹس کی، اس میں نئے پیشنٹس بھی شامل ہیں اور فالو اپ کے پیشنٹس بھی شامل ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وفاقی سطح کے اوپر، صوبائی سطح کے اوپر مسلح افواج، پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی سب مل کر اپنی بہترین اور اپنی صلاحیت سے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ اسکیل اتنا بڑا ہے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے کسی ایک ادارے کے لیے کہ وہ اس پر فوری طور پہ پورا اتر سکے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصیبت جتنی بھی بڑی ہے پاکستانی قوم کی صلاحیت سے بڑی نہیں ہے۔ میں آج اپیل کرنا چاہتا ہوں اس 2/3 پاکستان سے جس کو سیلاب نے نقصان نہیں پہنچایا۔ میں آج اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر اس پاکستانی سے جس کا کاروبار معمول کے مطابق چل رہا ہے، جس کی فصلیں آج کھیتوں میں لہا رہی ہیں۔ میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو رات کو اپنے گھر میں بستر کے اوپر پنکھا چلا کے یا ایئر کنڈیشنر چلا کے آرام سے سوتا ہے۔ میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے بچوں کو حفاظت کے ساتھ تیار کر کے اسکول بھیجتا ہے اور وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے معمول کے مطابق واپس آتے ہیں۔ میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو آج اپنے صاف ستھرے ماحول کے اندر صحت مند زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے لاکھوں بہنیں اور بھائی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں چونکہ ان کے گاؤں کو نہیں، ان کے محلے کو نہیں، بلکہ ان کے پورے ضلع کو سیلاب نے سمندر میں تبدیل کر دیا ہے اور آج وہ سڑکوں کے اوپر پناہ لے کر بیٹھے ہیں۔
آج وہ خیموں کے اندر پناہ لے کر بیٹھے ہیں اور ان کے پاس وہ سب کچھ جو انہوں نے عمر بھر اپنی جمع پونجی جمع کیا تھا، جو کچھ ان کا پورے سال کا فوڈ سیکیورٹی کے دانے تھے یا گندم تھی جس سے انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا، اور وہ بیج جس سے انہوں نے اگلی فصل میں کاشتکاری کر کے آنے والے سال میں اپنے لیے فوڈ سیکیورٹی کا بندوبست کرنا تھا، وہ سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ آج ان کیمپس کے اندر اور ان ڈسپلیسڈ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے جو پناہ گاہیں ہیں، اس میں جب آپ اپنی ان بیٹیوں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بھوک اور اس تباہی کے نتیجے میں آنے والے چند دنوں میں بچوں کی پیدائش کے عمل سے بھی گزریں گی، لیکن ان کے پاس کوئی صحت کی خاطر خاص سہولت قریب نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ موبائل کلینکس اور میٹرنٹی ہاسپٹلز بنائے جائیں۔ میں ابھی پرسوں ایک کیمپ سے ہو کر آیا اور وہاں پر ایک بچی کی تصویر میرے ذہن میں فریز ہو گئی ہے۔ تقریباً 18-19 سال کی وہ خاتون تھی جس نے 1.5 سال کا ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بچہ یوں لگتا تھا جیسے افریقہ کے کسی قحط زدہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے، نہایت کمزور اور لاغر، اور ساتھ ہی وہ آئندہ چند دنوں میں ایک نئے بچے کو ولادت بھی دینے والی تھی۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو بچہ اس کی گود میں ہے اس کا کیا مستقبل ہے، اور جو بچہ اب پیدا ہوگا وہ کن حالات میں ہوگا، کیونکہ وہ ماں بھی نہایت کمزور اور لاغر تھی۔ یہ ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے، ایسی ہزاروں خواتین ہیں جو آج اس 2/3 آبادی کی طرف دیکھ رہی ہیں جن کو ایسا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ وہ 2/3 پاکستان پوری طرح سے کھڑا ہو، اگرچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ بڑی حد تک اپنا کردار ادا بھی کر رہے ہیں اور کچھ کر بھی چکے ہیں، لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ جب تک آخری ہمارا پاکستانی ہم وطن اپنے گھر میں جا کے بس نہیں جاتا، ہم پہ قرض ہے کہ ہم ان کی بحالی کے لیے اپنے آرام، اپنے کاروبار، اپنی مال، اپنی دولت میں مانچسٹر میں اسمائل ایڈ چیریٹی کی طرف سے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے روزمرہ استعمال کی ضروری اشیاء جن میں کمبل، کپڑے، ادویات، کھانے پینے اور دوسری اشیاء کو بذریعہ کنٹینرز پاکستان بھیجنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ مانچسٹر میں اسمائل ایڈ چیریٹی کی طرف سے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے روزمرہ استعمال کی ضروری اشیاء جن میں کمبل، کپڑے، ادویات، کھانے پینے اور دوسری اشیاء کو بذریعہ کنٹینرز پاکستان بھیجنے کا انتظام کیا گیا۔ اسمائل ایڈ کے چیئرمین برٹش بورن شہباز سرور اور ان کے بھائی ابو بکر سرور کا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ زلزلوں سے لے کر کوئی بھی آفت جب پاکستان میں آتی ہے تو وہ اور ان کی ٹیم اسمائل ایڈ کے پلیٹ فارم سے متاثرین کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ان کی کوشش ہے کہ وہ سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کر سکیں۔ ابھی تک جو ہے اپنا 2-3 کنٹینر جو ہیں وہ یہاں سے اپنا شپ پہ لوڈ ہو کے چلے گئے ہیں۔ رفلی 36 دن لگتے ہیں انہیں پاکستان پہنچنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ فالو ہوں گے۔ جو جیسے وہاں پہنچے کہ وہاں کراچی کے اندر ہمارا ویئر ہاؤس ہے، وہاں پہ اپنا سورٹ آؤٹ ہوں گے، پھر ایک مرتبہ تو وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ برٹش بورن پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے جو جذبے ہیں، دعوے کے ساتھ ہم پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے والنٹیئرز اور بھائی ساتھ ہیں، جیسے وقاص بھائی ہیں میرے ساتھ۔ تھینک یو ٹو دا پاکستانی کمیونٹی سینٹر، تھینک یو ٹو ایوری باڈی دیٹس بین انوالو، جنہوں نے ہم کو گائیڈنس دی پاکستان میں بھی اور یہاں میں بھی۔ اور بہت ضرورت ہے، یہ نہیں کہ وہاں کے سیلاب ہے، پاکستان کی بہت ساری عوام پہلے سے بھی غریب تھی، یہ نہیں کہ سیلاب آیا کہ کچھ وہاں پہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے، پر یہ ہے کہ ہم اپنا جذبہ بھی دکھائیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے علامہ عظیم جی، طاہر چودھری اور محمد عمر کا کہنا تھا کہ یہ نہایت ہی خوشائند بات ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو نوجوانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہمیشہ پیش رہے۔ نوجوان ان کے ساتھ جو ہے وہ پورے نارتھ ویسٹ سے، بلکہ برمنگھم سے دور دراز سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، تو یہ جذبہ ہے
जितने भी पाकिस्तानी हैं, मुझे इस वक्त कह रहा है कि पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। और इस वक्त 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, 3 करोड़ तो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। जब ये पाकिस्तान सैलाब का पता चला, जितना नुकसान हुआ उधर गरीबों को मदद करने के लिए, तो जब मामू वसीम ने फ़ोन किया है, वो भी स्माइल एड की अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मेन बॉडी हैं। ये दोनों भाई स्माइल एड के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, और जहाँ भी कहीं कुदरती आफत आती है, स्माइल एड ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रही है, तो इनका ऑलरेडी नेटवर्क वहाँ पे है। तो ये फ्लड की आफत आई तो इन्होंने स्माइल एड आगे बढ़ी और इन्होंने सामान इकट्ठा किया है कम्युनिटी से, और अपने नेटवर्क के ज़रिए जो रियल मुतासरीन हैं उन तक पहुंचाएंगे। ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी निजात नौजवान नस्ल का हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मोहब्बत के जज्बे से सरशार होना निहायत खुशाइंद है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। मानचेस्टर में मारूफ कारोबारी शख्सियात सैयद माजिद शाह और सैयद अब्बास शाह की तरफ से पाकिस्तान से आए मारूफ मजहबी स्कॉलर सैयद हामिद फारूकी के एजाज़ में शाया दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, जबकि नौ मुंतखब सदर PTI नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट पार्टी रहनुमाओं के साथ शरीक हुए। अशाइये के हवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में मारूफ कारोबारी शख्सियात सैयद माजिद शाह और सैयद अब्बास शाह की तरफ से पाकिस्तान से आए मारूफ मजहबी स्कॉलर सैयद हामिद फारूक के एजाज में अशाइया दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सदर PTI नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट ने अशाइये की सदारत की। अशाइये से खिताब करते हुए मारूफ मजहबी स्कॉलर सैयद हामिद फारूक ने अपने मेजबानों सैयद माजिद शाह और सैयद अब्बास शाह का शुक्रिया अदा किया और उनका मजीद कहना था कि हमें अपने रब की रजा की खातिर एक दूसरे को माफ करना चाहिए। क़यामत वाले दिन भी हमारी पर्दा पोशी करना, लेकिन दूसरे के उयूब पे पर्दा डालना नहीं चाहते, दूसरे की गलतियों को माफ करना ही नहीं चाहते। अगर हम गफूर के बंदे हैं तो हमें भी माफ करने वाला होना चाहिए। अगर हम सत्तार के बंदे हैं तो हमें भी पर्दा पोश होना चाहिए। यकीनन आप बहुत नाजुक लोग हैं, वतन अजीज से बाहर रहते हुए इतना अरसा गुजर गया है, यकीनन आपकी तबीयतों में भी वो नाजुकपन आ जाता है कि हल्की सी बात एहसास नहीं होता कि कहाँ आपके दिल पे गिरा गुजर गई है। बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंसान को बर्दाश्त करना चाहिए, सिर्फ उस अजर के लिए बर्दाश्त करना चाहिए जो क़यामत वाले दिन मेरा रब अता फरमाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगियों में बरकतें पैदा फरमाए। आप जिस मकसद के लिए वतन अजीज को छोड़ कर आए हैं, मेरा रब हमें वो पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। सैयद अब्बास शाह ने अपने खिताब में तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह ये गुजरात और कश्मीर के अंदर मशहूर कर रहे हैं। यहाँ पे फीस बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है। तो ऐसे लोग हमें उम्मत में बहुत ज़्यादा कमी है। हमारी उम्मत को इसी तरह के नजीरों की ज़रूरत है कि जो हम बाकी चीज़ों में तो हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दीन के वाले से हम बहुत पीछे रह गए हैं। इस तरह के लोग जब तक पैदा होते रहेंगे, मुसलमान जो है वो अपने इस्लामी तालीमात हासिल करते रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए सैयद हामिद फारूक शाह का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और ये सब पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ये एक तारुफ है पाकिस्तान का और सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, और इनकी वजह से जाना जाता है कि पाकिस्तान के साथ ये कितनी मोहब्बत करते हैं। और इक्तिसादियात जो पाकिस्तान में मुआशियात के मसाइल हैं उनकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आज इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बड़ी फ़रहत हुई। अल्लाह करीम इनका यहाँ रहना आसान बनाए, इन्हें बरकतें अता फ़रमाए और वतन अजीज़ के साथ जो इनकी मोहब्बत है उसे इस्तिकामत अता फ़रमाए। और इस वतन में रहकर ये जिस तरह दूसरी तीसरी नस्ल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यकीनन ये कायद के पाकिस्तान की सही ताबीर जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें नजर आएगी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद माजिद शाह और सैयद अब्बास शाह ने अशाइये के तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर हामिद फारूक बुहारी साहब को खुशामदीद कहते हैं और सब मेहमान जो पे यहाँ पे शाह साहब को खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। हामिद फारूक साहब को वेलकम करते हैं। माशाल्लाह उनकी दीन के लिए बहुत सी खिदमत हैं, सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके वालिद साहब, उनके दादा, यानी नस्ल दर नस्ल दीन की खिदमत जारी और सारी रखे हुए हैं। और पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में जो दीनी तालीम का जो सिलसिला है वो बच्चों के लिए जारी है। वहाँ पे जो इमरान का पैगाम है वो दियारे गार में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा खान साहब को सपोर्ट किया और इंशाअल्लाह ताला जब भी हमारी हुकूमत होगी सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो तरीके इंसाफ का,
कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जब वोट का राइट छीना गया है उसको वापस बहाल किया जाएगा। हम मशकूर हैं अपने भाई खालिद शाह साहब के और माजिद शाह साहब के, जिन्होंने यहाँ शाह साहब को आज मदऊ किया और तमाम जो कम्युनिटी है उन्होंने उनसे मुलाकात की। बेहतरीन ये प्रोग्राम रहा। हम शाह साहब को यहाँ तहे दिल से उन पे आने के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान से आए एक मेहमान मजहबी स्कॉलर सैयद अहमद शाह साहब के एजाज़ में शाइए का अहतमाम किया है। इसमें ज़ोर दिया गया कि हमारे पाकिस्तानी जो मुसीबत में मुब्तला है सैलाब की वजह से, उन सब की मदद की जाए और दियार गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों का इस मुश्किल वक्त में अपने हमवतनों की मदद करने का ये बेहतरीन मौका। अशाइये में शिरकत करने वालों में मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी मुसरत अली, चौधरी नुसरत इकबाल, अली ऑन एडवोकेट, चौधरी शाहिद अनवर, उस्ताद सफदर हुसैन, इकबाल सिद्दीकी और चौधरी अलीशान शामिल थे। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। नाज़रीन, इन दिनों मैनचेस्टर में खट्टे मीठे करेलों की बड़ी धूम है जिन्हें लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टेज फनकारों की फिलबदी जुगतों, मज़ाहिया जुमलों से सजे स्टेज ड्रामे खट्टे मीठे करेले की, जिसे देखने के लिए पाकिस्तानी फैमिलीज़ ने जोक दर जोक मैनचेस्टर के मकामी हॉल का रुख किया और शानदार परफॉर्मेंस पर दिल खोल कर दाद दी। स्टेज शो का मज़ीद अहवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी फनकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल मोह लिए। खट्टे मीठे करेले स्टेज शो में पाकिस्तान से आए फनकारों ने अपनी अदाकारी, मज़ाहिया जुमलों और जुगतों से हाल में मौजूद परस्तारों को कहके लगाने पर मजबूर कर दिया। स्टेज ड्रामे में लोकल और पाकिस्तान से आए स्टेज और टीवी के फनकारों ने खूब परफॉर्म किया। सरदार कमाल, आगा माजिद, सलीम अलबेला, शहजादा गफार, शहजाद पप्पू, जारा अकबर, शाहीन खान और हयात ज़हरा ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल मोह लिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फैमिलीज के साथ स्टेज ड्रामा देखा और खूब लुत्फ उठाया। जिस तरह मां के पैरों थले जन्नत होती है ना, ते प्यो की जन्नत का दरवाजा होता है। खुदा का नाम है, ये दरवाजा बंद ना करना यार, ये दरवाजा बंद ना करना। ड्रामे में म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी पेश की गई। पंजाबी गीतों पर फनकारों ने उम्दा परफॉर्मेंस से खूब दाद वसूल की। मीडिया से बात करते हुए फनकारों का कहना था कि हमें अपने बरतानिया के दौरे के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से खूब पेजराई मिली है, जिसका हम तमाम चाहने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। फनकारों ने आन जहानी मलका बरतानिया की वफात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया। हमने यहाँ मैनचेस्टर में शो किया, बहुत मज़ा आया, पब्लिक ने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच मैनचेस्टर। ड्रामा बड़ा अच्छा होया, लोग आए ने ते बड़ा दिल खुश होया। एक साड़ी मुलाकात भी उन्हां नाल हो गई। लोग सानू स्क्रीन ते देख रहे ने, ये लाइव सानू देख रहे ने ते बड़ा मज़ा आया। लोगों ने क्लैपिंग, लाफ्टर, हर चीज़ और उस अलावा मोहब्बत देती है। आज का शो इतना अच्छा था, बहुत सारी फैमिलीज थी और ये शो स्पेशल मलका एलिज़ाबेथ को ट्रिब्यूट करते हैं हम लोग। आज का शो मैनचेस्टर में हुआ, बहुत प्यारा हुआ। आप सबके बहुत बहुत थैंक यू कि आपने आए, बहुत अच्छा वेलकम हुआ। बहुत मैं कहती हूँ फैमिलीज आई हैं, लेडीज़ आई हैं, उनको सबका थैंक यू आने के लिए। आज हमारा शो था मैनचेस्टर में और ज़बरदस्त शो गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। फैमिलीज बहुत ज़्यादा थी और ये हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैनचेस्टर में शो किया, बड़ा सक्सेसफुल हमारा शो था। पूरा टूर ही हमारा बड़ा अच्छा रहा अल्लाह के फजल करम से। तो लेकिन आज यहाँ मैनचेस्टर में फैमिलीज आई, उन्हें देखकर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बड़ा अच्छा लगा। मैनचेस्टर का शो ही बड़ा कामयाब होया है, बड़ा मज़ा आया है। असी पहले भी होके गए हैं लेकिन दोबारा आया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पिया, बिल्कुल वैसे का वैसे तरोताज़ा ही है। मैनचेस्टर से बहुत अच्छा शो है, बड़ी पजीराई मिली है, बड़ी पब्लिक ने मोहब्बत दी है, बड़ी इज्जत बख्शी है। मीडिया से बात करते हुए स्टेज शो के मेजबान इरफान अहमद और डॉक्टर बासत ने शो में शिरकत करने पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। आवाम की तफरीह के लिए ये हमने एक कॉमेडी शो का इंतज़ाम किया है जिसका नाम है खट्टे मीठे करेले, और इस तरह के
प्रोग्राम होने चाहिए ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी में इसकी इमेज ज़रा बेहतर हो सके। जी, आज का ये जो इतना खूबसूरत फैमिली शो पेश किया गया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। इसका सारा सेहरा जो है हमारे इरफान साहब के सर जाता है कि इन्होंने मैनचेस्टर में आके ख़ास तौर पे इन्होंने 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक, इन्होंने बहुत खूबसूरत टेस्ट, खाने का टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया न्यू लाहौरी ग्रिल एंड तवा के नाम से, और दूसरा पाकिस्तान से जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनकी बहुत हौसला अफजाई करते हैं। शायकीन का कहना था कि कम्युनिटी की तफरीह और खुशी के लिए ऐसे बामकसद तफरीही प्रोग्राम्स का इनेकाद हवा के खुशगवार झोंके की तरह होते हैं, इन्हें जारी रखना चाहिए। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में बरोज़ हफ्ता अरबईन हुसैनी की मुनासबत से चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुलूस निकाला गया, जिसमें ना सिर्फ जर्मनी बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोगों ने शिरकत की। तफसीलात असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में। जुलूस में न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि तुर्किया, इराकी और दूसरे ममालिक के अफराद ने भी शिरकत की। पिछले 3 साल से फ्रैंकफर्ट में जुलूस अरबईन का एहतमाम किया जा रहा है और शिरकत करने वालों में हर साल इजाफा हो रहा है। हुसैन कौन है? अब दुनिया में चर्चा है हुसैन का। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यही सब कुछ आज फ्रैंकफर्ट में देखने को मिला। अब हुसैन को चाहने वाले मस्जिदों, इमाम बारगाहों और रोज़ा हुसैन पर नहीं बल्कि हर मुल्क, हर शहर में इन्हें याद करते हैं। फ्रैंकफर्ट ऑल्ट ओवर से जुलूस अरबईन शुरू हुआ, जो फ्रैंकफर्ट की मुख्तलिफ सड़कों से होता हुआ फ्रैंकफर्ट के मरकजी रेलवे स्टेशन के पास बासलर प्लॉट पर ख़त्म हुआ। रास्ते में जगह जगह मुकर्ररीन ने अंग्रेजी और जर्मन जुबान में खिताब किए। मुंतज़मीन की तरफ से शुरका में फूलों के साथ पानी की बोतलें भी तकसीम की गईं। या हुसैन नारे की गूंज फ्रैंकफर्ट की फिजाओं में गूंजती रही। हनाओं से आए शेख निमरा बतूल ने किस्सा हुसैन पर जर्मन जुबान में रोशनी डाली। बर्लिन से सैयद हैदर अल मौसूवी ने खिताब किया और जुलूस अरबईन का मकसद बयान किया। The women, folk and children of Imam Hussein alayhi salam returned from Damascus, and at the same time it was the same day where the first person to visit Imam Hussein alayhi salam, Hazrat Jabir ibn Abdullah Ansari, जफर हुसैन नकवी ने अंग्रेजी जुबान में खिताब किया। पाकिस्तानी मीडिया के अलावा रशिया टीवी और दीगर गैर मुल्की मीडिया ने भी जुलूस अरबईन की कवरेज की। इमरान मेहर, 92 न्यूज़, जर्मनी। Mit einem Zitat von Ali, Sohn von Abu Talib und dem Vater von Hussein beginnen. Sagt, Menschen sind zweierlei. ऑस्ट्रेलिया में शहरियों की माली सपोर्ट के लिए हुकूमत की जानिब से वेदर बोनस की तकसीम जारी है। सितंबर के आगाज़ से 74 लाख शहरियों को बोनस दिया जा चुका है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक दीगर शहरियों को भी 500 यूरो का बोनस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तफसीलात अकरम बाजवा की रिपोर्ट में। वियना में हुकूमती बोनस की तकसीम का अमल जारी। 74 लाख अफराद तक बोनस पहुँच गया। मजीद शहरियों को अक्टूबर में मिलने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की जानिब से शहरियों को महंगाई और दीगर हालात से निमटने के लिए 500 यूरो बोनस देने का ऐलान किया गया, जिस पर न सिर्फ अमल दरामद हो रहा है बल्कि अब तक 7.4 मिलियन अफराद बोनस वसूल भी कर चुके हैं। ताहम कुछ वजूहात की बिना पर लाखों शहरियों को ये बोनस अगले माह के दूसरे हफ्ते तक मिल सकेगा। कई शहरियों ने हुकूमती बोनस मिलने की तस्दीक भी की है। हुकूमत ने बोनस में ताखीर पर दीगर शहरियों को अक्टूबर तक इंतजार करने की तलकीन की है। बोनस तकसीम करने वाली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वेल्फ्रेड सीरिक के मुताबिक बोनस अदायगियों का सिलसिला जारी है, जो 5 सितंबर से रोजाना 3 लाख यूरो ट्रांसफर कर रहे हैं। 25 अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते के आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक 1.2 मिलियन लोग जिनके पास अकाउंट की कोई तफसीलात नहीं है, उन्हें भी वाउचर के साथ RSA के खतूत मिल जाएंगे। मिस्टर वेल्फ्रेड सीरिक के मुताबिक सितंबर के आगाज से हर बालिग को 500 यूरो और हर बच्चे को 250 यूरो मौसमियाती बोनस अदा किया जा रहा है। शहरियों ने ऑस्ट्रेलियन हुकूमत की जानिब से अवाम को मौसमियाती बोनस दिए जाने के इक़दामात को बेहद सराहा है। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना, ऑस्ट्रिया। कनाडा के शहर टोरंटो में होने वाले सिख रेफरेंडम में 1,10,000 सिखों ने खालिस्तान के क़याम के हक में वोट डाला। तफसीलात के मुताबिक कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम में सिखों की गैर मामूली तादाद ने शरीक होकर वोट डाला। रेफरेंडम कराने वाले कमीशन के मुताबिक 1,10,000 सिखों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वोटिंग का वक्त ख़त्म होने के सबब कतार में लगे हज़ारों सिख वोट न डाल सके। गाड़ियों की बहुत ज़्यादा तादाद इलाके में
आ जाने के बायस हजारों सिख ट्रैफिक जाम में फंसने के सबब भी वोट न डाल सके। गुरबंद सिंह, रहनुमा सिख फॉर जस्टिस, का कहना है कि सिखों की इतनी बड़ी तादाद का रेफरेंडम में हिस्सा लेने से भारत को सिखों की सोच का अंदाजा हो जाना चाहिए। सिखों ने वोट डालकर भारत से नफरत का इजहार किया। खालिस्तान हर सिख की आवाज़ और आरज़ू है जो एक दिन लाजमी पूरी होगी। कनाडा के दीगर शहरों में भी रेफरेंडम का इनेकाद किया जाएगा। फुटबॉल के घर बार्सिलोना में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने क्रिकेट मेला सजाया, जिसमें खिलाड़ियों ने चौको चक्कों की बरसात करके शायकीन से भरपूर दाद वसूल की। इस मौके पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड रेजिंग भी की गई। शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद। कातालान क्रिकेट फेडरेशन कातालोनिया के ज़ेरे एहतमाम वेटरन क्रिकेट लीग का एहतमाम किया गया, जिसमें 8 टीमों ने शिरकत की और ये लीग 3 माह जारी रही। गुज़िश्ता दिनों वेटरन क्रिकेट लीग के चैंपियन किंग कप कातालोनिया का फाइनल मैच कातालोनिया ग्रीन क्रिकेट टीम और कातालोनिया ऑरेंज क्रिकेट टीम के दरमियान खेला गया, जो यकतरफा मुकाबला के बाद कातालोनिया ग्रीन ने अपने नाम कर लिया। कातालोनिया ग्रीन के खिलाड़ी राना गुलरेज, मोहम्मद यासीन, जुल्फिकार कैसर, अमानत हुसैन ने शानदार अंदाज में बैटिंग की। मोहम्मद आसिफ ने बेहतरीन बॉलिंग करवाते हुए 2 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद इरफान 5 विकेटें हासिल करके मैन ऑफ द मैच करार दिए और भरपूर अंदाज में फाइनल मैच जीत लिया गया। चैंपियन ट्रॉफी 2022 के मेहमान खुसूसी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक बॉलर ज़ल्मी पेशावर के बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम थे, जिन्होंने जीतने वाली टीम के कप्तान चौधरी अमानत हुसैन महर को भरपूर अंदाज में बैटिंग करते कातालोनिया के चैंपियन बनने पर ट्रॉफी दी और दीगर खिलाड़ियों में नकद इनामात तकसीम किए। इस मौका पर पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग भी की गई। खिलाड़ियों ने इनामात को सैलाब ज़दगान फंड्स में जमा करके पाकिस्तान के मुतासरीन से इजहार यकजहती किया, जबकि शायकीन क्रिकेट ने भी दिल खोल कर अतियात दिए। इस मौका पर मोहम्मद अकरम और चौधरी हुसैन महर ने मुख्तसर खिताब करते हुए जीत को तमाम खिलाड़ियों की मेहनत करार दी और हौसला अफजाई की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अकरम, चौधरी अमानत हुसैन महर, अब्दुल गफ्फार मरहाना और मोहम्मद अकरम ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। बेसिकली मकसद जो है कम्युनिटी को इकट्ठा करना, लोगों में प्यार मोहब्बत और बाहमी यगानगत और इताअत की फ़ज़ा को बरकरार रखना। इसमें हार और जीत जो है वो उस तरह मानी नहीं रखती। मतलब यह है कि मुकाबला होता है, खिलाड़ी आते हैं, सारे एक शौक से आते हैं, ग्राउंड में आते हैं और 6 दिन के मसरूफ़ शेड्यूल के बाद, जिसमें आप बिजनेस में मसरूफ़ होते हैं, आप अपने काम काज में मसरूफ़ होते हैं, डेली मसरूफियात में से एक दिन आपने रखा हुआ है जिसमें आपके आके रिलैक्स हो जाते हैं और ये जो तमानियत और इत्मीनान है ये आपको पूरा हफ्ता अगले मैच के लिए मज़ीद एनर्जी और तवानाई फराहम करता है। आज हमने बहुत इन्जॉय किया है। एक ने जीतना होता है, दूसरे ने हारना होता है और हमने जिस वजह से ये मैचेस शुरू किए हैं वो प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा को कायम रखना है। तमाम मैचेस को ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर एंजॉय किया। कम्युनिटी के टूर्नामेंट को यादगार करार देते हुए इंतजामिया को बेहद सराहा। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना। सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से 2 रोज़ा रंगारंग इवेंट शो का आगाज़ किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। रंग रोशनियों से सजे स्टॉल्स को मुनफरद अंदाज में सजाया गया है, जहां शहरियों को जदीद टेक्नोलॉजी, मीडिया टूल्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रुझानात के बारे में आगाही फराहम की गई। फ़नकारों ने मौसीकी के सुर भी बिखेरे। तफसीलात देखते हैं उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाद में सजने वाले सऊदी इवेंट शो में 50 से ज़ायद मुख्तलिफ कंपनी की जानब से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें इवेंट मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और दीगर टेक्नोलॉजी के हवाले से शहरियों को आगाही फराहम की गई। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरियों को टेक्नोलॉजी का अमली इस्तेमाल भी दिखाया गया। नुमाइश का इफ्तिताह सऊदी कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन जनरल अथॉरिटी के कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमजद शाकिर ने किया। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। इस मौके पर सऊदी इवेंट शो में दिलचस्पी रखने वाले अफराद का कहना था कि ये अपनी नौयत की मुख्तलिफ नुमाइश है। इसमें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से नए तजर्बात से वाकफियत मिल रही है। Khalid Al-Hammadi, DXP Life, the experiential agencies of Dubai World Trade Center. We are excited to be here in Saudi Arabia. This is one of the events that we are using as a platform to promote our product here. शो में फनकारों ने गिटार की धुनों पर गीत भी पेश किए, जिसने शो की रौनक को दुबाला कर दिया।
सऊदी इवेंट शो में इंटरटेनमेंट के शोबे से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियात की जानब से भी मुफीद मालूमात मुहैया की गयी, जिनमें शुरका ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया।